हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट एग्ज़ाम हमारा 28 फेब को केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था और मैं उम्मीद करती हूँ कि सबका एग्ज़ाम जो होगा वो बहुत अच्छा गया होगा। तो चलिए आज बिना टाइम वेस्ट करें हम पूरे सेट थर्ड को सोल्व करने वाले हैं। इसकी मैंने मार्किंग स्कीम बनाई है स्पेशली फॉर यू, ताकि आप अपने पेपर में मतलब देख सकें कि आपने कितना ठीक किया है कितना नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इन द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज द एरोमेरिक कार्बन इज। तो एरोमेरिक कार्बन जो होंगे बेटो वो होंगे C1। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ KF विच डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सोलवेंट। मतलब इसमें जो हमारा KF है उसका करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होगा, जो डिपेंड करता है किस पर, जो हमारा सोलवेंट होता है उसके नेचर पर। तो बेटा इसका आंसर होगा हमारा D, KF इक्वल्स टू R इंटू M1 इंटू TF का 2 एंड 1000 इंटू डेल फ्यूज H। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल हैज लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो लोएस्ट एंथैल्पी जो होती है बच्चा सबसे कम होती है इसमें मैग्नीज की। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी होगी तो आपको पता चल गया होगा टी जो होती है हमारी T12/R0। नेक्स्ट है, एनिलीन ऑन डायरेक्ट नाइट्रेशन इल्ड। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा हमारा C, 50% पर पैरा, 47% मेटा एंड 2% ऑर्थो डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एनी, क्या लिखा है, एनेंटोमर्स। ठीक है, तो देखो बच्चों ये चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, तो बेटा इसका आंसर होगा दे हैव द सेम स्पेसिफिक रोटेशन। ओके, नेक्स्ट है द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ CO इन CO EN का 3+। इसमें बेटा आपको पता है, आपने VBT थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बात की होती है। तो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है बेटा, जो चार्ज होता है वो प्राइमरी वैलेंसी होती है, और जितने हमारे लिगेंड होते हैं वो होती है हमारी सेकेंडरी वैलेंसी। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि हमारी सेकेंड वैलेंसी 3 होगी, बट जो हमारा EN होता है इस पर 2 लोन पेयर होते हैं, तो 3 2 जा 6। तो हमारे पर यहाँ हमारा जो बच्चों आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट है, एट लो वर्नर थ्योरी, शायद VBT थ्योरी वर्नर थ्योरी समथिंग ऐसी, एट लोएस्ट टेम्परेचर फिनॉल ऑन रिएक्शन विद Br2 इन CH2 गिव्स। मतलब जो फिनॉल होता है हमारा वो लो टेम्परेचर पर CH2 में Br2 के साथ में रिएक्शन करके क्या देता है। ठीक है, तो बेटा इसमें हमारा हो जाएगा ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनोल मिक्सचर, द मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द कंडक्टिविटी वेरीज ऑन डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो बेटा इसका आंसर हमारा हो जाएगा C, इट इंक्रीज फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3NH2 ऑन रिएक्शन विद CH3CO का 2O गिव्स। मतलब ये जो रिएक्शन है आप मतलब आपने करके क्या देते हैं, तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा हमारा C, CH3NH डबल बॉन्ड C कार्बोनिल। नेक्स्ट है, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा हमारा B। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई X इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसमें X क्या होगा, तो आपको यहाँ पर रिएक्शन गिवन है, तो बेटा ये देखिए यहाँ पर रिएक्शन दी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्लियरली A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेपर बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि बस आप इतना अंदाजा लगा ले कि आपका आंसर क्या है। ये एसोरेशन रीजन है बेटा, देखो पहला देखिए एसोरेशन क्या है, द प्रेजेंस ऑफ OH मतलब अल्कोहलिक ग्रुप इज इन फिनोल डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। दूसरा है, ऑर्थो ग्रुप इज फिनोल डेरिवेटिव्स इन एरोमेटिक रिंग। तो बेटा एरोमेटिक रिंग डायरेक्टली डीएक्टिवेटेड, तो ये तो गलत ही हो गया सीधा सीधा। द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप इज इन फिनोल डायरेक्टली द इनकमिंग ग्रुप ऑफ द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ये करेक्ट है। तो इसमें A सही है, B गलत है, तो हमारा ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा C। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है एसिडेशन क्या है, इसमें एक्टिनोइड सो इरेगुलर द इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और हमारा ये जो होता है ड्यू टू वेरिएबल स्टेबिलिटीज ऑफ ये F0 F7 F14 ऑक्यूपेनिस ऑफ द F5 ऑर्बिटल। तो बेटा ये दोनों ठीक है, तो इसका A हो जाएगा। द पेंटेनिस एसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद NH2OH। ठीक है, तो इसमें बेटा ये दोनों का भी A हो जाएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ एन एजोट्रोपी बाय द फंक्शनल डिस्टिलेशन, ये बेटा ठीक है आपका। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप इज फाउंड बाय द सिचुएशन बाय द सॉल्यूशन शोइंग लार्जर पॉजिटिव डेरिवेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। तो बेटा ये भी आपका ठीक है, तो इसका भी आपका क्या हो जाएगा A।
थर्ड का सी है और सबका क्या है बेटा ए है, मैच कर लीजिएगा। अब यहाँ से बेटा आपके चलते हैं क्वेश्चन, तो मैं आपको फिर भी देखो एक बार दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पर प्रॉपर सबके आंसर लिखे हैं, फर्स्ट का, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। यू कैन वोट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। राइट व्हाट टाइप ऑफ डेरिवेशन इज शो बाय द मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड acetone from Raoult's law. Give reason what will happen to the boiling point of the solution of mixing chloroform and acetone. ठीक है, तो देखो बेटा इसका आंसर ये है। तो मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन जो होता है वो शो करता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, ये मेन चीजें क्या शो करता है वो बेटा नेगेटिव डेविएशन। उसके बाद इसने पूछा है कि रीजन दो, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन को जब आपस में मिक्स करते हैं तो उससे जो हमारा सॉल्वेंट बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो बेटा यहाँ से देखो आंसर है क्लोरोफॉर्म फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद एसीटोन, द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल बिकम स्ट्रोंगर देन प्योर लिक्विड। तो ड्यू टू नेगेटिव डेविएशन वेपर प्रेशर डिक्रीज होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट भी उसका क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ये हमारे पास कोई रिएक्शन दे रखी है, तो हाउ विल द रेट ऑफ अबव रिएक्शन चेंजिंग if the volume of the reaction vessels is decreased to 1/3 of its original volume. Will there be any change in the order of a reaction with the reduced volume? ठीक है, तो बेटा इसका आंसर देखिए यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन क्या है, 2a + b = c है, तो टेक प्लेस इन वन स्टेप, द रेट लो इज डिटरमाइंड बाय द स्टोइकोमेट्री ऑफ द एलिमेंट्री स्टेप। तो ये बाहर में दिखा कर ये इसको बेटा इसका पूरा आंसर है ये। इफ द वॉल्यूम इज रिड्यूस बाय 1/3 टाइम्स कंसंट्रेशन बिकम 3 टाइम। तो न्यू रेट यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ये 3 है, पावर दिखा दी है, जो जितनी भी मतलब प्रोडक्ट्स वगैरह है वो सब चीज़ें यहाँ पर हैं। तो ये आपका आंसर हो गया है। यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपका 18 का आंसर हो गया है यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पर नो ऑर्डर रिमेन 3 2 + 1 इट डज नॉट चेंज विद वॉल्यूम। मैं बेटा सारे क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्या बोलता है, राइट आईपीसी नेम। इसमें आईपीसी नेम पूछने जो कि बहुत ही बेसिक है। तो देखो ये हमारा आईपीसी नेम है, अब इसमें 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, 2 हैं, तो एक को पॉजिटिव मान लेते हैं, एक को नेगेटिव मान लेते हैं। हमने इसको पॉजिटिव मान लिया, इसको नेगेटिव मान लिया, तो आपको पता है कि पॉजिटिव वाले का नाम सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो इसका नाम बेटा हम सबसे पहले लिखेंगे, तो क्या होगा, देखिए ये है सिल्वर, लेकिन ये पॉजिटिव वाला है तो पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो ये पर 2 है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, डाई एमीन, और पॉजिटिव वाले का सिल्वर नाम लिखते हैं नाम, और इसके ऑक्सीजन स्टेट न्यूट्रल होता है तो 1 हो जाएगी। ये नेगेटिव वाला है तो सबसे पहले तो ये लिखना पड़ेगा, डाई साइनो तो लिखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, सिल्वर ना लिख के आर्गनेट लिखेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा 1। ओके, अब ये दूसरे वाला है, देखो बेटा इसमें एक ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है, तो हमें सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखना होता है। ये पॉजिटिव मान लेंगे, ये नेगेटिव मान लेंगे, तो पहले इसको लिखना पड़ेगा, देन हमको लिगेंड को लिखना पड़ेगा, उसके बाद मेटल सबसे लास्ट में आएगी जिसकी ऑक्सीडेज स्टेट निकल के आएगी 3। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, 19 का बी, गिव द केमिकल टेस्ट टू शो ये वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड ये आर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। मतलब ये बताना है कि ये जो है दोनों आयनाइजेशन समावयवी हैं और इनका एक टेस्ट देना है। ठीक है, तो देखिए इसका बेटा मैंने आंसर यहाँ पर लिखा है कि हमारे जो कंपाउंड है वो प्रूफ करता है, इस जो हमारा ये वाला कंपाउंड होता है इसमें Cl- आयन है, देखो बाहर। ठीक है, सोलवेंट है, तो इट विल बी वाइट प्रेसिपिटेट टू सिल्वर क्लोराइड। ये जो हमारा वाइट प्रेसिपिटेट देता है सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है, किसके साथ में, AgNO3 के साथ में। और जो हमारा दूसरे वाला है प्रोड्यूस, ये सल्फेट आयन देता है, राइट, और ये इट विल बी फॉर्म टू प्रेसिपिटेट विद AgNO3। ये कोई प्रेसिपिटेट नहीं देता बल्कि ये जो हमारा होता है वो प्रेसिपिटेट देता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारा चिलेट इफेक्ट। तो चिलेट इफेक्ट क्या होता है, चिलेट इफेक्ट इज द enhanced stability of the coordination complex containing a chilate ring compared to the complex with similar monodentate ligand। तो मतलब किलेट क्या होता है, जो हमारी रिंग होती है, सिंपल सी बात है कि रिंग जितनी ज़्यादा बड़ी होगी वो उतनी ज़्यादा स्टेबल होती है। 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, तो रिंग जो है रिंग इज मोर, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ही बड़ी होती है, मतलब नंबर पर डिपेंड करता है कि जो 5 मेंबर्ड रिंग होती है वो मोर स्टेबल होती है, 6 मेंबर्ड रिंग होती है वो मोर स्टेबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। डिफरेंस पूछा है फैब्रिक प्रोटीन और ग्लेरल प्रोटीन में, और पेप्टाइड लिंकेज में, और फोस्फो
फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज में, ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन अब देखते हैं फेब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या अंतर है। देखो ये लॉन्ग और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसकी स्पेरिकल शेप होती है, ये इंसोल्यूबल होता है, ये सोल्यूबल होता है, ये स्ट्रक्चरल फंक्शन रखता है। आई होप ये क्वेश्चन नॉर्मल है, बेसिक है, आपको आते ही होगा, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन आपको नहीं यहाँ मतलब दिखा देती हूँ, आप खुद से कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं बेटा। देखिए बेटा ये क्वेश्चन नंबर वाई आर हेलोएरिन्स लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो हमारे हेलोएरिन जो होते हैं सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन जो होते हैं, प्रतिस्थापन मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो दो रिएक्टिव होती हैं, ठीक है। क्यों होती है वो रीजन देना है, ये यहाँ पर इसका आंसर है। रीजन क्या है कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हैज़ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू द रेजोनेंस, क्योंकि एक पर पॉजिटिव आता है एक पर नेगेटिव आता है। द हेलोजन एटम एंड द बेंजीन रिंग, रीजन एक ये है कि कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज होता है, कार्बन एटम बॉन्डेड टू द हेलोजन इन द हेलोएरिन is sp2 hybridized which is more electronegative and hold the electron more tightly than the sp2 hybridized carbon is haloarine in haloarenes। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट कंटेनिंग 0.61 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इन 5 ग्राम ऑफ CH2 in which the dye marriages to the extent of 88%। the boiling point and BP of the CH2 and 46 are 46.2। ये आंसर देख लेते हैं इसका डायरेक्ट 22, ये 22। तो देखो बेंजोइक एसिड का मास ऑलरेडी गिवन है, मोलर मास हमें निकालना पड़ेगा, तो मोलर मास हमने यहाँ पे ले लिया है। तो मास ऑफ CH2 निकालने के लिए देखो मास ऑफ CH2 ऑलरेडी हमारे पास 5 ग्राम गिवन है, ठीक है। तो हमने इसको ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो अल्फा है, तो हमारी अल्फा की वैल्यू जो है वो 88% इसमें गिवन है, देखो यहाँ पर 88% इसमें दिया गया है, ठीक है। तो इसको हमने 88% को हमने कन्वर्ट कर लिया है, तो ये हमारा 0.88 हो गया है। उसके बाद के बीटा की वैल्यू हमें यहाँ पर है 2.3 बेटा, देखो यहाँ पर ये गिवन है हमारे पास। बॉइलिंग पॉइंट ये सब चीज़ें गिवन नहीं है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CH2 जो है वो भी हमारे इस पर गिवन है, ये हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला लगाना है कि मास मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो मोल्स ऑफ जो हमारा सोल्यूट है, सोल्यूट गिवन है उसका हमें मोल्स निकालने हैं, तो जो भी है उसको मोलिकुलर मास से क्या कर देंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे। जो हमारा बेंजोइक एसिड है उसके मास मोलिकुलर मास को डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या निकल जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट। उसके बाद मोलैरिटी निकालेंगे, तो मोलैरिटी किससे डिवाइड कर देंगे, मोलैरिटी को डिवाइड कर देंगे जो हमारे पास ये गिवन है मास ऑफ CH2 को, तो यहाँ पर 1m आ जाएगा। तो फॉर डाइमेराइजेशन के लिए I = 1 - अल्फा/2 हो जाएगा फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं इससे आगे का। देखिए यहाँ तक समझ में आया। देखो यहाँ से आगे ये है, तो I = हमने बेटा वैल्यू रख दी। देखो I = 1 - यहाँ पे अल्फा/2 की वैल्यू हमने ऊपर से रख दी, तो 0.80/2 हो गया। तो इसको काट के ये हो जाएगा, फिर I की वैल्यू ये आ जाएगी। तो डेल TB का फॉर्मूला ये होता है, इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रख देंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन जो आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 47.49 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीमन टिमर रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये रीमन टिमर रिएक्शन, कोलवे रिएक्शन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बता रही है, तो बहुत ही इजी टॉपिक है। तो देखो यहाँ पर रीमन टिमर रिएक्शन क्या है, जब फिनॉल की CH_Cl3 और NaOH के साथ में रिएक्शन करेंगे, फिनॉल को आप इस तरह भी ले सकते हैं, इस तरह भी ले सकते हैं। तो आपका यहाँ पर क्या निकल जाएगा, सैलिसिल्डिहाइड निकल जाएगा। कोलवे रिएक्शन में हमको यहाँ पर ONaCO2 लेना है, तो हमारा यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड निकल जाएगा। और फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में हमें यहाँ पर बेंजीन लेना है, CH3COCl यानी कि एसिटिल क्लोराइड लेना है एनहाइड्रस AlCl की प्रेजेंस में, तो हमारे यहाँ पर एसिटोफिनोल निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बेटा रीजन देने हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो हाई बॉइलिंग पॉइंट रखता है अल्कोहल से, ठीक है। तो कंपेरेबल मोलिकुलर मास, तो इसका रीजन बताना है। तो इसका रीजन देख लेते हैं बेटा, ए वाले का रीजन देख लेते हैं सबसे पहले। तो बेटा इसका सिंपल सा रीजन ये है, बिकॉज दे फॉर्म स्ट्रोंगर एंड मोर एक्सटेंसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इनफैक्ट इन द वेपर फेज और एप्रोटिक सॉल्वेंट two carboxylic acid molecule from a stable dimer thought to strong hydrogen bonding which is more effective association with the hydrogen bonding in alcohol। B वाला क्वेश्चन है, अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर एसिडिक इन नेचर, मतलब ये अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं ये नेचर में एसिडिक होते हैं, क्यों। तो इसका रीजन है
क्योंकि बिकॉज रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फॉर्म एन एनोलेट आयन, दिस एनोलेट आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, then negative charge get delocalization between carbon and oxygen due to the resonance, stabilization and acidity increase. Next है nucleophilic addition of ammonia and its derivation does not occur the carbonyl group in strongly acidic medium. What is the reason? So reason is this, because it is strongly acidic medium, ammonia get protonized to form NH4 प्लस और अमोनियम डज नॉट हैव द लोन पेयर। देखो अमोनिया के पास होता है, ये प्रोटोनाइज हो जाता है तो NH4 बन जाता है। जब ये अमोनियम बन जाता है तो अमोनियम के पास में कोई लोन पेयर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन है ना अवेलेबल टू अटैक करने के लिए कोई लोन इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर नहीं बचता। तो सिंस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिक्वायर्ड टू लोन पेयर बैक टू अटैक द कार्बोनिल कार्बन, द रिएक्शन डज नॉट ओकर। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन फॉलोइंग डाटा वाज ऑब्टेन्ड। ये देखो कोई डाटा दिया गया है, ये कोई रिएक्शन है जिसमें टाइम और टोटल प्रेशर है, ये वाला टाइम और टोटल प्रेशर है। तो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर जो सॉल्व कर, ये बताना है कैलकुलेट रेट कॉन्स्टेंट, इसमें रेट कॉन्स्टेंट निकालना है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर log 3 की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, तो देखो रिएक्शन क्या है, ये हमारे पास रिएक्शन है C2, ये 2 है बेटा, C2H5Cl, ये हमारे पास रिएक्शन है। तो यहाँ पर देखिए इनिशियल प्रेशर P नोट जो है वो 0.30 है, टोटल प्रेशर जो है वो 0.50 है। तो फॉर 1 से 2 रिएक्शन के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से करेंगे P नोट की वैल्यू जो है 0.30 है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करके कितना आया 0.20। तो प्रेशर में कितनी इंक्रीमेंट हुआ, अभी हमने पीछे देखा, तो प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट PT लाइव, तो यहाँ पर हम P डॉट डैश T निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0.1 आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर फॉर्मूला रखेंगे, यहाँ पर नर्नेस्ट इक्वेशन है, मे बी ये नहीं, नर्नेस्ट इक्वेशन नहीं है, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए K इक्वल्स टू ये वैल्यू रख देंगे, और T है तो T की वैल्यू हमने नीचे से रख दी है, यहाँ पर ये रख दी है, तो वैल्यू आपकी निकल के कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ पर ही आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26, हाउ डू एक्सप्लेन द प्रेशर ऑफ द फॉलोइंग इन द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो पहला है ऑल द 6 कार्बन एटम इन द स्ट्रेंथ चैन। ठीक है, ग्लूकोज के बारे में बात की गई, तो बेटा इसका आंसर ये है 6 कार्बन स्ट्रेंथ चैन इज प्रूव्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ एन हेक्सेन ऑन रिडक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 OH ग्रुप्स विच आर द अटैक्ड टू डिफरेंट कार्बन एटम। तो 5 OH ग्रुप्स प्रूव करते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ पेंटा एसीटेट विद एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप के लिए क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रूव्ड बाय ग्लूकोज गिव पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट फॉर्म ऑक्साइम विद NH2OH। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं बेटा, कंपाउंड X विद द मोलिकुलर फॉर्मूला C4H9Br रिएक्ट विद एक्वस KOH टू गिव द अल्कोहल। मतलब कोई कंपाउंड X है जिसका फॉर्मूला ये है और वो KOH के साथ में रिएक्शन करके क्या दे रहा है, अल्कोहल दे रहा है। तो द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड X। मतलब रेट जो होता है उसका, रेट ऑफ द रिएक्शन जो होता है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है कंपाउंड X पर। तो व्हेन द optically active isomerism Y of the compound X was treated with aqueous KOH solution, the rate of the reaction was found to be depend on concentration of compound Y and aqueous KOH both। तो इसको पढ़ के ये क्वेश्चन देखना। तो क्वेश्चन में पूछा है कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ बोथ X एंड Y। सबसे पहले ये पूछ ले कि X और Y जो है वो क्या है और उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है। तो बेटा यहाँ से देखते हैं आंसर, द कंपाउंड X इज द टर्सरी एल्काइल हैलाइड, यानी कि 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। जो हमारा कंपाउंड X है वो है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्यों है, बिकॉज द रिएक्शन रेट डिपेंड अपॉन द ओन SN1 रिएक्शन, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है SN1 रिएक्शन पर। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद है Y, तो बेटा हमारा कंपाउंड Y जो है वो है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। वो क्यों है, क्योंकि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो डिपेंड करती है SN2 रिएक्शन पर एंड KOH। ठीक है, तो Y हमारा ये हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। बी देखते हैं, 2 metals A and B have standard electron potential value of -0.24 volt and plus 0.80 respectively. Which of these liberate hydrogen gas from dilute acid। इसका बेटा आंसर यहाँ पर है, देखो सी का, Y will show inversion of configuration because it show SN2 reaction, right? On in SN1 nucleophilic attack from backside causes Walden inversion। ये बेटा हमने सेकंड वाला था, ये सेकंड वाला क्वेश्चन है। X will undergo racemation because it follow SN1 mechanism। और इन SN1 रिएक्शन में क्या होता है, प्लेनर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। न्यूक्लियोफिलिक कैन अटैक द बोथ साइड फॉर्मिंग
रेसिमिक मिक्सचर। बेटा मेरी थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो रही है, आई नो, तो प्लीज़ अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सा वीडियो को स्लो कर लें ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाती हूँ क्योंकि बच्चे जितने ज़्यादा बड़ी देखते हैं वो उतने ज़्यादा मतलब उनका इंटरेस्ट खत्म होता जाता है देखने में। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो को छोटी बनाऊँ ताकि आप अच्छे से देख लें। तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 28 है बच्चों, वाई इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी रिलेटेड टू के इनोट सेल नोट एंड नोट टू ई सेल। तो देखो इसका आंसर यहाँ से बेटा के सी इज रिलेटेड टू स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डेल है जी, और डेल जी की वैल्यू क्या होती है, डेल जी का फॉर्मूला होता है डेल जी माइनस एन एफ ई नोट सेल। ठीक है, तो सिंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिफाइंड अंडर को स्टैंडर्ड कंडीशन, तो इट इज रिलेटेड टू क्या होगा, ई नोट सेल एंड नोट टू ई सेल। समझ में आई बात। उसके बाद है टू मेटल्स ए एंड बी हाउ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यूज दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली विच ऑफ दीज विल लेबोरेटली हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर थोड़ी पिछले क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई पर बट आपको आई होप आंसर मिल गए होंगे। आंसर में कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बस थोड़ा मैंने जल्दी में ना आंसर गलत पढ़ लिए थे। तो देखो सेकंड वाले का आंसर क्या है बेटा, यहाँ पर देखो गिवन ई नोट ए की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, ई नोट बी की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो मेटल्स आर मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल विल ऑक्सीडाइज इजिली एंड लिबरेट S2। तो देयरफॉर मेटल ए जो होती है, मेटल ए होगी विल लिबरेट S2 गैस फॉर्म डाइल्यूट H2SO4। नेक्स्ट है राइट द सेल रिएक्शन विच occurs in lead storage battery when it is in charging। तो ड्यूरिंग चार्जिंग रिवर्स रिएक्शन ओकर, ये रिएक्शन बनेगी बेटा लेड सल्फेट प्लस वाटर, तो लेड ऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब 28 का बी वाला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप द बैटरी इज मर्करी सेल विथ व्हाई इट इज मोर एडवांटेज देन ड्राई सेल, राइट ओवरऑल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन मर्करी सेल। तो बेटा इसका आंसर यहाँ से है मर्करी बैटरी जो होती है वो प्राइमरी बैटरी होती है, यानी कि नॉन रिचार्जेबल होती है, और इसके एडवांटेज क्या है, इट प्रोवाइड ए मोर कॉन्स्टेंट वोल्टेज, और ये लॉन्गर लाइफ होती है, और इसमें नो लीकेज प्रॉब्लम होती है। तो ओवरऑल रिएक्शन बेटा हमारी ये हो जाएगी जिंक प्लस HCO, और जिंक ऑक्साइड और क्या निकल जाएगा Hg मीन मर्करी, ये जिंक ऑक्साइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। अब देखो 29 में बेटा एक पैसेज है, ये आप खुद से पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, देख लीजिएगा आप, द रिएक्शन ऑफ एमीन एंड मैग्नीरियल एसिड। ये आप रिएक्शन खुद से, अब हम सीधे डायरेक्ट आंसर पर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि वाई CH3NH2 इज स्ट्रॉन्गर बेस देन C। मतलब इन्होंने कहा कि जो हमारा 1 डिग्री एमीन होता है वो स्ट्रॉन्गर बेस होता है किससे, 3 डिग्री एमीन। तो रीजन क्या है, तो देखो बेटा रीजन ये है, जो हमारा 1 डिग्री एमीन होता है, प्राइमरी एमीन होता है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है सेकेंडरी एमीन से। क्यों, क्योंकि ड्यू टू द ग्रेटर एक्सटेंस ऑफ सोलवेंट एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ द प्रोटोनेट। 1 डिग्री कैटायन विद वाटर मॉलिक्यूल विच आउटवेट द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो ए जो हमारा ये है, बी हमारा ये, इसमें पूछा है सेकंड वाली स्टेप में पूछा है कि ए और बी क्या है, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर ए और बी बेटा लिख दिया है। ठीक है, फिर ये बी वाला क्वेश्चन है, ए कंपाउंड एक्स इज मोलर फॉर्मूला ये रिएक्ट विद हाइजेनबर्ग रिजेंट टू गिव प्रोडक्ट इनसोल्युबल इन एल्कली, आइडेंटिफाई एक्स। एक्स पूछा है, तो द ओनली सेकेंडरी एमीन विद द मोलिकुलर फॉर्मूला C3H9N इज एन मिथाइल एथेनॉइड और इथाइल मिथाइल एमीन। तो बेटा इसमें एक्स जो है हमारा ये है CH3CH2NH CH, जिसको बोलेंगे इथाइल मिथाइल एमीन। ठीक है, नेक्स्ट है और वाला क्वेश्चन। हाँ, और वाले में बी हमारा, हाउ कैन यू कन्वर्ट नाइट्रिल एनिलीन टू बेंजीन। तो देखो बेटा ये एनिलीन टू बेंजीन रिएक्शन है, आप देख लीजिएगा, ये रहा एनिलीन टू बेंजीन नाइट्रिल। तो ये हमारा स्टेप 1 है, पहले एनिलीन की हम सोडियम नाइट्रिक साथ में रिएक्शन करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, बेंजीन डाइओनियम सोल्ट आ जाएगा। फिर हम बेंजीन डाइओनियम सोल्ट की कॉपर साइनाइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, बेंजोनाइट्राइल। तो यही पूछा है कि बेंजोनाइट्राइल कैसे बनाएंगे। ठीक है, एनिलीन से। दूसरा है वाई इज NH2 ग्रुप इज नाइट्राइल एसिटाइलाइड acetylated before carrying out nitration। तो बेटा इसका आंसर देखो ये रहा, NH2 group is strongly activating and may be undergo oxidation during nitration, acetylation reduced it activating effect and prevent oxidation. It also controls reaction to give mainly para product। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 में ये क्या है कि VBT थ्योरी एक्सप्लेन करती है द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत सारी चीज़ें बताती है। ठीक है,
तो वो हमारी वर्नर थ्योरी थी बेटा, जो मैंने लास्ट में पढ़ी थी, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी। द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो CFT थ्योरी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, वो बेस्ड होती है इफेक्ट ऑफ डिफरेंट क्रिस्टल फील्ड यानी ऑन द डिजनरेसी ऑफ द डी ऑर्बिटल एनर्जी ऑफ द सेंट्रल मेटल। ये मतलब नॉर्मल बात है, उन्होंने कहा कि वीबीटी तो इस पर डिपेंड करती है, CFT थ्योरी जो होती है वो डी ऑर्बिटल्स पर डिपेंड करती है। तो क्वेश्चन पूछे हैं, तो क्वेश्चन में इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एनर्जी ऑफ द विच ऑफ द डी ऑर्बिटल एंड बी रेज्ड will be raised when ligand approach the central metal atom ion, give reason support of your answer। तो बेटा इसका आंसर यहाँ से देखो, इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड लिगेंड अप्रोच करते हैं ओनली एक्स वाई और जेड एक्सिस, ठीक है। सो ऑर्बिटल अलोंग एक्सिस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर फेस मैक्सिमम रिपल्जन, जिसमें ज़्यादा रिपल्जन होता है बेटा, जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें 3 ऑर्बिटल जो होते हैं वो अलग निकल जाते हैं, 2 अलग निकल जाते हैं। तो जो दो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके नाम ये होते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस और डी जेड स्क्वायर, और इनमें रिपल्जन ज़्यादा होता है, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है बाकी 3 से, ठीक है। तो देयर एनर्जी इंक्रीज होती है, दे फॉर्म इजी, और इनको इजी बोलते हैं, वो T2G होते हैं, वो इजी होते हैं, तो इजी वाले फॉर्म होते हैं, तो इजी सेट बनता है, ठीक है। तो यही है, बस यही पूछा है। नेक्स्ट है यूजिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मतलब अगर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को फॉलो करें तो राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है। तो बेटा COF6 का जो हो जाएगा, कहाँ है COF6 का, तो बेटा ये है T2G4 Eg2, और ये वाले दूसरे का है हमारा T2G6 एंड Eg। आप देख लीजिएगा ये दोनों है, ठीक है। सी वाला क्वेश्चन है बेटा NiCl4 इज पैरामैग्नेटिक, मतलब एक पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, क्यों, ठीक है। तो बेटा अगर आपको छोटा सा मैं डायरेक्टली रीजन बताऊँ, तो रीजन पे आप ये ध्यान दिया करो, 90% काम करता है कि लिगेंड पर जाया करो। स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमेशा डायमैग्नेटिक होता है ज़्यादातर। तो देखो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, डायमैग्नेटिक है, वीक लिगेंड है। तो आप एक सिंपल सा रीजन लिख कर आ सकते हैं कि ये मैंने देखो लिखा हुआ है, निकिल जो है 3D10 है, लेकिन जो हमारा ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है इसलिए डायमैग्नेट हो गया। क्लोरीन जो हमारा वीक फील्ड लिगेंड है इसलिए हमारा पैरामैग्नेटिक है, यही रीजन है, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ इसका। तो बेटा अगर आपने वीबीटी थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको क्लियरली पता होगा कि किसका क्या है। तो बेटा FeCN6 जो होता है ये हाइब्रिडाइजेशन इसकी D2sp3 होती है, और ये मैग्नेटिक बिहेवियर में पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। अब 31 में बेटा देखो ये कुछ वैल्यूज दी गई है आपको, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, फेरस, कोबाल्ट, निकिल जो भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31, एक सेकंड बेटा, 31 28 31, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, बाय E नॉट M2 प्लस बाय M सो इरेगुलर ट्रेंड इन द अबव वैल्यूज, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आंसर लिखे हैं कि पहले का आंसर है बिकॉज ई नॉट वैल्यू डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स पर, एक तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी और हाइड्रोजन एंथैल्पी। तो ये जो फैक्टर है ये डोंट चेंज रेगुलरली अक्रॉस द सीरीज। देखो ये जो फैक्ट है वो चेंज नहीं कर रहे हैं इसको। तो ऑल्सो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल D5 एंड कंप्लीट D10 कॉन्फ़िगरेशन काउजेस इरेगुलरली। तो क्या होगा, हिंस ट्रेंड इज इरेगुलर। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात मेरे। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, वाई इज कॉपर 2+ बाय कॉपर वैल्यू एक्सेप्टेंटली पॉजिटिव। तो बेटा इसका आंसर देखिए यहाँ से है सेकंड का, द E वैल्यू इज एक्सपेक्टेडली पॉजिटिव बिकॉज से देखिए, बिकॉज द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड द एंथैल्पी ऑफ द sublimation for copper is very high and high enthalpy of the copper 2+ ion is not sufficient to compensate for the high energy input। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला थर्ड वाला, तो इसका आंसर देखते हैं, द E नॉट M2+ M इज हाईली नेगेटिव बिकॉज M मैग्नीज 2+ हैज एक्सटेंड स्टेबिलिटी ड्यू टू द हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन। सो मैग्नीज इजली फॉर्म Mn2+ by losing electron, therefore oxidation is easily and E नॉट वैल्यू बिकम हाईली नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन है, राइट द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन एक्शन ऑफ द पोटेशियम पर मैग्नेट इन द रिएक्शन I नेगेटिव इन बोथ एसिडिक एंड एल्कली सॉल्यूशन। तो देखो इसमें ये पूछा है बस पोटेशियम पर मैग्नेट की रिएक्शन। तो बेटा एसिडिक मीडियम में जो होती है वो इस तरह होगी, या आप अगर क्वेश्चन क्लास 11th में भी बेटा आपने पढ़ा होगा रिएक्शन को बैलेंस करना, तो वहाँ से आप, मेरी स्पीड बेटा थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है जिस वजह से वर्ड जो हो रहे हैं मेरी वो स्किप हो रहे हैं, तो प्लीज़
ध्यान से देखिए आप। तो एसिडिक मीडियम में बेटा मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपने ये जो पढ़ा है वो 11th क्लास में भी पढ़ा होगा रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में। तो वहाँ यही है कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस किया था, बेसिडिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करा था, तो वो ही यहाँ पर पूछा गया है आपसे। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप ये क्वेश्चन एग्जैक्ट सही करके आए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का और 31 का और वाला क्वेश्चन। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि विच एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब जो हमारी लैंथेनोइड सीरीज होती है, लैंथेनोइड सीरीज में कौन सा एलिमेंट है जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है, शो करता है। तो सीरियम बेटा इसका आंसर है, मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, सीरियम है। और दूसरे वाले का क्या है, यूरोपियम है। तीसरा क्वेश्चन है वाई ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज अ गुड कैटालाइज, मतलब ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो गुड कैटालाइज के तरह बिहेव करते हैं। तो सिंपल सी बात है, क्यों करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये सेकंड वाला था, ये रहा। क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल मतलब एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स होते हैं और वेकेंट डी ऑर्बिटल रखते हैं। ये थर्ड, वाई क्रोमियम एज हाई मेल्टिंग पॉइंट, मैग्नीज से ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों रखता है क्रोमियम, क्योंकि क्रोमियम जो होता है वो मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है, स्ट्रॉन्ग और मेटेलिक बॉन्डिंग रखता है मैग्नीज से। ठीक है, नेक्स्ट आंसर देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, गिव द इक्विवेलेंट इन्वॉल्व्ड, व्हाट इज द टाइप ऑफ द रिएक्शन कॉल्ड। ठीक है, आगे वाला तो ये वाला क्वेश्चन है व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इन पोटेशियम परमैंगनेट इज अलाउड टू द स्टैंडर्ड फॉर द सम टाइम्स इट अंडरगो शॉर्ट डिकम्पोजिशन द रिएक्शन विन, ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ से रिएक्शन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। देखिए 32 क्या है, कैलकुलेट ईएमएफ एंड डेल जी नोट इज द फॉलोइंग सेल ऑफ 298 केल्विन। तो ये कुछ यहाँ पर चीज़ें गिवन है, ये रिएक्शन है आपके पास। अब इस रिएक्शन में से देखो इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है, फेरेडे की वैल्यू दी गई है, log 10 की वैल्यू दी गई है। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ईएमएफ और डेल जी। ठीक है, किस पर, 298 केल्विन पर। तो बेटा देखो ये है कैलकुलेट द, हमें ई नोट सेल यानी कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालना है। तो हमने यहाँ पर ई नोट सेल का फॉर्मूला रखा है, कैथोड माइनस एनोड, ये आपने पढ़ा होगा। वैल्यूज रखी तो 217 वोल्ट आ गया हमारे पास। पहले स्टेप में हमें ये करना है। सेकंड स्टेप में बेटा क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन निकालना है। तो आप देखो मैग्नीशियम टू मैग्नीशियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एल्यूमिनियम टू सिल्वर टू सिल्वर हो रहा है रिडक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन लिख दी। अब स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, ईएमएफ निकालेंगे। तो ईएमएफ निकालने के लिए हम नर्नस्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो ये नर्नस्ट इक्वेशन रखी, इसमें हमने वैल्यूज़ रखी, तो यहाँ से हमने ये वैल्यू निकाल दी 10⁴। तो अब हम इस 10⁴ जो वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को हम नर्नस्ट इक्वेशन में रखेंगे, क्यों की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर क्यों की वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यूज़ रखेंगे तो हमारी नोट की वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है बेटा, अब स्टेप 4 में क्या करना है, स्टेप 4 में हमारे पास डेल जी नोट की वैल्यू आ गई। तो डेल जी नोट की वैल्यू रखेंगे तो हमारी कुल मिलाकर वैल्यू आ जाएगी ये। अब इसका बी क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। बी क्वेश्चन क्या है, बी क्वेश्चन में ये रिएक्शन दे रखी है, इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें सिर्फ ईएमएफ निकालना है 25 डिग्री सेल्सियस पर, जिसमें डेल जी नोट, डेल एच, एफ इन सब के वैल्यू में गिवन है। ठीक है, तो देखो नर्नस्ट इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, तो नर्नर इक्वेशन अब हमने यहाँ पे पहले रिएक्शन लिखी, नर्नर इक्वेशन पुट करी, 25 डिग्री सेल्सियस पर रख करी, तो वैल्यूज रखी, यहाँ पर n=2 हो जाएगा। तो अब हम ईएमएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम गिवन वैल्यू देखेंगे जो जो हमें वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर ई नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 0 है बेटा, 0.225 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में स्टेप थर्ड में हम इसमें वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू रखने के बाद में हमारी यहाँ पर आ जाएगी log क्यू की वैल्यू यहाँ पर -3 ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद में स्टेप 4 में हम वैल्यूज़ रखेंगे तो हमारी ये वैल्यूज़ आ जाएगी। अब बेटा कुछ जगह पर जो है यहाँ पर 3.34 या 3.34 भी आ सकता है, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर किसी की वैल्यू 0.33 या 34 या 38 तक भी आ रही है तो उसका क्वेश्चन जो होगा एग्जैक्ट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 33 एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इसमें बोला बेटा कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स है जिसका फॉर्मूला ये है, उसका ड्रॉ स्ट्रक्चर वगैरह पूछे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा कि डज नॉट गिव टोलेंट रिजल्ट बट गिव अ पॉजिटिव, मतलब ऐसा क्या है जो टोलेंट टेस्ट तो देता नहीं लेकिन पॉजिटिव आइडोफॉर्म देता है। तो बेटा फर्स्ट वाला जो है वो है हमारा मिथाइल कीटोन, जिसका फॉर्मूला है पेंट-2-ओन। जो हमारा पेंट-2-ओन होता है ये टोलेंट टेस्ट नहीं देता लेकिन पॉजिटिव टेस्ट देता है। सेकंड पूछा कि ये भी टोलेंट टेस्ट तो देता नहीं है लेकिन ये टेस्ट देता है, आइडोफॉर्म टेस्ट देता है एल्डोल कंडेंसेशन से। तो बेटा टोलेंट टेस्ट नहीं देता, आइडोफॉर्म टेस्ट देता, लेकिन एल्डोल मस्ट बी कीटोन, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा पेंटेन 3-ओन। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा
3 वाला इसमें पूछा है कि अंडरगो कैनिजेरो रिएक्शन, तो कैनिजेरो रिएक्शन कौन दे रहा है, तो कैनिजेरो रिएक्शन जो एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, ये हमारा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल जो होगा ये हमारा कैनिजेरो रिएक्शन देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एसिटोफिनोन से हमें क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड, और इथाइल बेंजीन से हमें क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड। तो देखो एसिटोफिनोन से बेंजोइक एसिड बेटा ये बनेगा, यहाँ पर ये दिखा दिया मैंने, ये बेटा एसिटोफिनोन है, मैंने नाम मेंशन नहीं किया, बता दो आपको एसिटोफिनोन है, और ये हमारा क्या है, बेंजोइक एसिड है। अब नेक्स्ट है आपका इथाइल बेंजीन, ये बेटा इथाइल बेंजीन है, ये इथाइल बेंजीन है, ये बेंजोइक एसिड है। अब और वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा है ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ 2,4 डाइमिथाइल, इसको स्ट्रक्चर पूछा है, तो देखो फर्स्ट वाले का स्ट्रक्चर मैंने ये बना दिया, यहाँ से आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग, ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर मतलब नाम दिए गए हैं, कीटोन्स, एसीटोन, एसिटल्डिहाइड, तो इनके हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर लगाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज़्यादा बच्चा एसिटल्डिहाइड की होती है, फिर एसीटोन की होती है, फिर इसकी होती है। थर्ड में पूछा है गिव द सिंपल डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजीन, तो बेटा इसका आंसर है अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन कराते हैं बेंजोइक एसिड से तो CO2 गैस के बबल्स निकलते हैं, और अगर इथाइल बेंजोइट से कराते हैं तो उससे मतलब ये रिएक्शन नहीं करता, कोई रिएक्शन नहीं मिलती, कोई गैस नहीं मिलती। ठीक है, थर्ड लास्ट फोर्थ क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द रिजेंट, मतलब रिजेंट का नाम पूछा है तो कन्वर्ट कर देता है इसको इसमें, तो इसमें बेटा हमें लेना है DIBALH, जिसको बोलते हैं डाइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एक्स, इसमें एक्स पूछा है तो इसमें बेटा एक्स हो जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, जो किस पर ग्रुप होता है, विद कार्बोनिल ग्रुप, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप लगे होते हैं। बेटा मैंने आपको ये पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करा दिया है सेट थर्ड, अगर आपको सेट 1 या सेट 2 भी जानना है तो प्लीज़ कमेंट करें कि हमें सेट 1 और सेट 2 का आंसर बताएं, तभी मैं आगे वीडियो बनाऊंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।